एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात 9 बजे के लगभग समीना और शारिक हाजी अब्दुल्लाह की समनाबाद वाली कोठी पर मौजूद थे। हाजी अब्दुल्लाह अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसके मुलाजिमों ने उन दोनों को बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठाया। फ्रिज में से ठंडी बोतलें निकाल कर पेश की। मुलाजिमों को गालिबन पहले ही से उनके बारे में इत्तला दे दी गई थी। हाजी अब्दुल्लाह 9:45 बजे के लगभग आया। उसके आते ही मुलाजिम ने खाना लगा दिया और कुछ ही देर के बाद वो तीनों खाने की मेज पर थे। कमरे में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। हाजी ने मुलाजिम को भी बाहर भेज दिया। हाजी अब्दुल्ला ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कब तक रवानगी के लिए तैयार हो? शारिक के बजाय समीना ने जवाब दिया, हम तो किसी भी रोज रवाना हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक मामला बिल्कुल दो टोक अंदाज में तय कर लेना चाहिए। आप शारिक के बारे में जानते हैं तो मेरे बारे में भी सब कुछ जानते होंगे। हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। समीना बोली, आपको ये भी मालूम है कि कराची वाले मिशन में मैं भी शारिक के साथ थी और नौलखा भी हमारे साथ था। इस मिशन पर भी हम तीनों साथ होंगे। पिछले मिशन में आपने शारिक को जो कमीशन दिया था वो ऐसा ही था जैसे किसी बच्चे से कोई काम लेने के बाद उसके हाथ में इनाम के तौर पर एक टॉफी थमा दी जाए, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये मामला बिल्कुल वाज़े तौर पर तय हो जाए। हाजी अब्दुल्ला बोला, तुमने ठीक कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फैसलाबाद के मामलात और लाहौर में जो वाकयात पेश आए वो सब मेरे इल्म में है। समीना बोली, आपकी मालूमात में मजीद इजाफे के लिए बता दूं कि आज सुबह भी मैंने माझे गुज्जर को एक तोहफा भेजा है और पुलिस बड़ी सरगर्मी से मेरी तलाश कर रही है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे या किसी और से मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगी तो ये मुमकिन नहीं। अब मैं वो समीना नहीं रही जो कुछ अरसा पहले पुलिस से छुपती फिर रही थी। अब मुझे कोई डर खौफ नहीं रहा, बल्कि अब वक्त आ गया है कि लोग मेरे नाम से डरा करें। हाजी अब्दुल्ला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, बोला, गुड, तुम वाकई एक बहादुर लड़की हो। कराची वाले मिशन के बाद डिकोस्टा ने मुझे जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें भी तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। मुझे खुशी है कि तुम इस मिशन में भी शारिक के साथ जाने को तैयार हो। ये मिशन अगरचे कराची वाले मिशन से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम और शारिक पहले ही की तरह कामयाब लौटोगे। बहरहाल तुम चाहती क्या हो? समीना बोली, मेरा ख्याल है कि कराची वाले मिशन का हिसाब अभी बेबाक नहीं हुआ, लेकिन अगर इकबाल टाउन वाली कोठी इसके नाम पर ट्रांसफर करवा दें तो हम समझेंगे कि पिछला हिसाब बेबाक हो गया और अगले मिशन के लिए भी बात तय हो जाएगी। समीना ने कागज का एक टुकड़ा उसके सामने रख दिया। हाजी चंद लम्हे गहरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने कागज की वो चिट उठा ली। उस पर कोई नाम वगैरह लिखे हुए थे। उसने चिट दोबारा मेज पर रख दी, फिर सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। बोला, ये कौन है? समीना बोली, शारिक की बहन। समीना के इस जवाब पर शारिक भी चौंक गया। उसने चिट उठाकर देखा, उस पर रजिया और उसके वालिद का नाम और उसी कोठी का पता लिखा हुआ था। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, ओह, मैं समझ रहा था कि तुम अपने लिए कुछ चाहती हो, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ। मैं सुबह ही वकील को हिदायत कर दूंगा, वो कल ही कागजात तैयार कर लेगा। 1 हफ्ते बाद वो कोठी रजिया के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इस दौरान दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसके अलावा कुछ और? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब इस नए मिशन के बारे में बात हो जाए। हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, 100%। समीना बोली, माल कितने का है? हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, माल इतना है कि 1 करोड़ के लगभग तुम दोनों का कमीशन बन जाएगा। समीना बोली, तो फिर उसका 50% एडवांस रवानगी से पहले देना होगा। हाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत सीधी सादी लड़की समझता था जो गलती से फंस गई थी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा चालाक साबित हो रही हो। समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, फंसी तो गलती और धोखे से ही थी, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। मुझे इस फील्ड में रहना है और अब मैं किसी को अपनी सादगी और मासूमियत से फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकती। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, अब वाकई तुम्हें अक्ल आ गई है। मुझे खुशी हुई कि तुम इस बेबाकी और दीदा दलेरी से बात कर रही हो। मैंने हमेशा अपनी शराइत पर काम करवाया है, लेकिन मुझे तुम्हारी तमाम शराइत मंजूर हैं और मुझे यकीन है कि तुम शारिक से ज्यादा कामयाब रहोगी। क्यों शारिक, तुम क्यों खामोश बैठे हो? क्या तुम इसे अपना वकील बना कर लाए हो? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। समीना बोली, अब तुम्हारी बारी है बोलने की। अब तुम हाजी साहब से इस मंसूबे की तफसीलात तय कर लो, मैं खामोशी से सुनती रहूंगी। हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हम बातों में उलझकर खाने को भूल गए हैं। खाना शुरू करो, बातें भी होती रहेंगी।
वो तीनों अगरचे खाने की मेज पर बैठे थे, लेकिन खाने की तरफ अब तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी। हाजी के कहने पर सबसे पहले समीना ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर वो तीनों खाना खाने लगे। साथ ही बातें भी होती रहीं। हाजी अब्दुल्ला कह रहा था, तुम लोग यहाँ से पारा चनार जाओगे। ये पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ आमदोरफ्त के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह इन इलाकों में अक्सर घूमते रहते हैं। पारा चनार में तुम्हारी मुलाकात मलिक गुल रहमान से होगी। ये कस्बे के मरकजी बाजार में एक दुकान का मालिक है, जहाँ मिर्च मसाले और आटा नमक से लेकर गोला बारूद तक फरोख्त होता है। मलिक गुल रहमान तुम लोगों को वहाँ से आगे अली मैंगल नामी गाँव में पहुँचा देगा। वहाँ से आगे दर्रा पीरवार से तुम लोग सरहद पार करके अफगानिस्तान में दाखिल हो जाओगे और दर्रा मुल्ला खाक से होते हुए तुम लोगों को जरगून शहर पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ तुम लोग मलिक फरीद के मेहमान होगे। मलिक फरीद खान ही वो असल आदमी है जो माल तुम्हारे हवाले करेगा। माल सरहद में दाखिल होने के बाद मलिक गुल रहमान के आदमी तुम्हारे साथ होंगे और फिर कराची तक माल पहुंचाना तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी। एक बात मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ। हाजी अब्दुल्ला बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखता रहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, ये मिशन कराची के मिशन से बहुत मुख्तलिफ होगा। यहाँ कदम कदम पर तुम लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम में से किसी की जान भी चली जाए, लेकिन तुम लोगों की जहानत को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम लोग हर किस्म की सूरत हाल से आसानी से निमट सकोगे। शारिक बोला, कराची की मुहिम से कुछ तजर्बात हासिल हुए हैं, हम उनसे फ़ायदा उठाएंगे। हाजी अब्दुल्ला ने पूछा, तो फिर तुम लोग कब रवाना हो रहे हो? शारिक से पहले समीना बोल उठी, कोठी रजिया के नाम ट्रांसफ़र होने के अगले ही रोज़ हम अपने प्रोग्राम से आगाह कर देंगे। हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम लोगों का प्रोग्राम मालूम होने के बाद मैं अपने आदमियों को इत्तला दे दूंगा। समीना या शारिक ने कोई बात न की। उसके बाद वो खामोशी से खाना खाते रहे। खाने के बाद वो ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ चाय का दौर चला और जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो 12 बजने वाले थे। दोनों गाड़ियां पोर्च में खड़ी थीं। आगे सफेद टोयोटा थी और पीछे हाजी अब्दुल्ला की होंडा अकॉर्ड। समीना टोयोटा की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई। वो हाजी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाजी साहब, इस गाड़ी के बारे में तो कोई फैसला हुआ ही नहीं। हाजी अब्दुल्ला ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक साबित हो रही हो लड़की। ये गाड़ी मैंने शारिक को दी थी, लेकिन लगता है तुम शारिक के पास कुछ नहीं रहने दोगी। चलो, ये गाड़ी तुम्हारी हुई। समीना बोली, शुक्रिया, और वो कार का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। शारिक दूसरी तरफ से पैसेंजर सीट पर आ गया। समीना ने इंजन स्टार्ट करने के बाद हाजी की तरफ देखकर हाथ हिलाया और कार को पुख्ता रविश पर घुमाती हुई गेट की तरफ ले आई। गेट पर खड़े हुए चौकीदार ने गेट खोल दिया। गेट से कार निकालते हुए समीना ने 2 आदमियों को लॉन में बैठे हुए देख लिया था। गेट के बाहर भी एक कार खड़ी थी, उसमें भी 2 आदमी बैठे हुए थे। ये सब हाजी के मुहाफिज थे। समनाबाद की सड़कों पर सन्नाटा था। समीना किसी मेन रोड पर आने की बजाय छोटी सड़कों पर होती हुई इकबाल टाउन की तरफ निकल आई और जब उसकी कार कोठी के सामने रुकी तो 12:35 हुए थे। समीना कुछ देर नीचे ही हॉल में बैठी शारिक और नौलखे से बातें करती रही, फिर ऊपर अपने कमरे में आ गई। रजिया उसके पलंग पर किताबें फैलाए बैठी पढ़ाई में मसरूफ थी। समीना को देखकर वो किताबें समेटने लगी। समीना बोली, तुम अपना काम करती रहो, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। समीना ने कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम में घुसकर कपड़े बदलने लगी। चंद मिनट के बाद वो पलंग के करीब कुर्सी पर बैठी रजिया की तरफ देख रही थी, जो अपने काम में मसरूफ थी। 1 बजे के लगभग रजिया ने किताबें समेट कर रख दी और अपने कमरे में जाने लगी तो समीना ने उसे रोक लिया। बोली, यहीं सो जाओ, अपने कमरे में जाओगी तो आहट सुनकर माँ जी की नींद खराब होगी, लेट जाओ यहीं। रजिया वापस आ गई। उसने गले में लटका हुआ दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर डाल दिया और बेड पर लेट गई। समीना ने ट्यूबलाइट बुझाकर नाइट बल्ब जला दिया और वो खुद भी रजिया के बिस्तर पर लेट गई। वो रजिया की तरफ करवट लेते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है रजिया। रजिया ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या? समीना ने कहा, नहीं, अभी नहीं, 1 हफ्ते के बाद बताऊंगी। रजिया ने उसे घूरा। बोली, ये क्या बात हुई? 1 हफ्ते तक आप मुझे तजस्सुस की अजियत में मुब्तला रखेंगी? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तजस्सुस और इंतजार में तो मजा है। रजिया उससे लिपटते हुए बोली, प्लीज बाजी बताएं ना क्या बात है। समीना ने जवाब दिया, 1 हफ्ता इंतजार करो। रजिया चंद लम्हे समीना को घूरती रही, फिर उसने आंखें बंद कर ली। समीना ने अपना एक हाथ उसके सर पर रख दिया और उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरने लगी। समीना को अगरचे सुबह के वक्त कोई काम नहीं होता था, लेकिन वो ठीक 6 बजे उठ जाया करती थी। 7 बजे वो माँ जी को नाश्ता करवाती और फिर रजिया को उसकी तैयारी में मदद देती। नाश्ता वो रजिया के साथ बैठकर ही किया करती थी। रजिया के यूनिवर्सिटी चले जाने के बाद वो या तो लॉन में बैठी अखबार पढ़ती रहती या अपने कमरे में बिस्तर पर लेट कर दोबारा ऊँघने लगती। उस रोज रजिया के जाने के बाद वो अखबार लेकर लॉन में एक कुर्सी पर बैठ गई। अखबार के पिछले सफ़े पर वो खबर देखकर समीना उछल पड़ी।
वो खबर गुज़श्ता रोज माछे गुज्जर को दिए जाने वाले तोहफे के बारे में थी। संग दिल हसीना ने अपने दुश्मन को लाश का तोहफा पेश किया। खबर खासी तवील थी। अखबारात की रिपोर्ट के बयान के मुताबिक कल सुबह 11 बजे के करीब समीना नामी एक हसीन औरत माझे गुज्जर की कोठी पर एक वजनी कार्टन छोड़ गई और नौकर को बताया कि माझे गुज्जर के लिए तोहफा है। उस हसीना के जाने के बाद नौकर ने कार्टन उठाना चाहा तो उसमें से खून टपकता हुआ देखकर चौंक गया। उसने कार्टन खोला तो उसमें एक आदमी की लाश थी जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। नाक, मुंह और कानों से खून बहकर जम गया था। माझे गुज्जर के नौकर ने फौरन ही पुलिस को इत्तला दे दी। लाश की शनाख्त सिद्दीक नामी एक शख्स की हैसियत से कर ली गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बागबानपुरा में हेरोइन फरोख्त करने का धंधा करता था। एक इत्तला के मुताबिक सिद्दीके को परसों बागबानपुरे के इलाके बागीची सेठियां वाली से अगवा किया गया था। अगवा करने वालों में एक आदमी और एक खूबसूरत औरत शामिल थे जो सिद्दीके को सफेद रंग की एक कार में ले गए। एक अलग छोटी सी खबर में उस ट्रैफिक कांस्टेबल का भी बयान था जिसने शहर के एक चौराहे पर सफेद कार वाली उस हसीना को देखा था। उस कांस्टेबल ने अपने बयान में उस कार्टन का हवाला भी दिया था जो कार से सड़क पर गिर गया था और उसमें से खून के कतरे टपक रहे थे। कांस्टेबल ने बयान में कहा था कि उस खूबसूरत औरत के साथी ने बताया था कि वो औरत मुल्क की मारूफ आर्टिस्ट मिस समर है, लेकिन तहकीकात से पता चला कि पूरे मुल्क में इस नाम की कोई आर्टिस्ट नहीं है। रेलवे हुकाम ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने मिस समर नामी किसी खातून आर्टिस्ट को रेलवे स्टेशन के बड़े ड्योड़े में कोई तस्वीर बनाने का ऑर्डर दिया था। रेलवे हुकाम के मुताबिक उनका इस किस्म का कोई मंसूबा नहीं है। पुलिस माझा गुज्जर से भी राब्ता कायम नहीं कर सकी। पुलिस जराये के मुताबिक माझा गुज्जर भी कई संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब है और अरसे से रूपोश है। बॉक्स में एक अलग खबर समीना नामी उस पुरस्कार हसीना के बारे में थी जो माझे गुज्जर की कोठी पर लाश का तोहफा छोड़कर गई थी। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया था कि ये वही समीना है जो फैसलाबाद पुलिस को कत्ल के एक केस की तहकीकात के सिलसिले में मतलूब है, लेकिन अरसे से लापता है। समीना ने इस हवाले से तमाम खबरें पढ़कर अखबार एक तरफ डाल दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। अखबार ने उसे पुरस्कार हसीना, संगदिल हसीना और न जाने क्या क्या लिख दिया था। समीना शादा की आवाज सुनकर चौंक गई। दोपहर को खाने में क्या पकाना है समीना बीबी? वो उससे 2-3 कदम के फासले पर खड़ी थी। समीना अपने ख्यालात में इस कदर महव थी कि उसे शादा का पता ही न चल सका। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम मुझे एक कप चाय पिलाओ, उसके बाद सोचा जाएगा कि दोपहर के खाने में क्या पकाया जाए। शादा बोली, जी अच्छा बीबी जी। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। लॉन में धूप फैल रही थी। समीना जिस जगह बैठी थी वहां अभी तक साया था। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे इधर उधर देखने लगी। उस वक्त वो किसी और नजरों से कोठी का जायजा ले रही थी। कोठी वाकई खूबसूरत थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। एक हफ्ते के बाद जब उस कोठी की मिल्कियत के कागजात रजिया को मिलेंगे तो मरियम और रजिया कितना खुश होंगी। बागबानपुरे वाले मकान में रहते हुए मरियम ने समीना को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो शारिक के वालिदैन की एक मामूली सी मुलाजिमा थी। उनके कत्ल के बाद जब शारिक सजा भुगत कर जेल से बाहर आया तो मरियम ही इस दुनिया में वो वाहिद हस्ती थी जिसने शारिक को प्यार दिया। वो उसे अपनी औलाद ही की तरह समझती थी और शारिक भी उसे हमेशा माँ ही की तरह अजीज समझता था। उसने हमेशा ये कोशिश की थी कि उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। वो उनके लिए कुछ करना भी चाहता था, लेकिन अपने लाउबालीपन की वजह से आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका था। समीना अच्छी तरह जानती थी कि शारिक की जिंदगी पानी के एक ऐसे बुलबुले की तरह थी जो किसी भी वक्त फट कर खत्म हो सकता था। उसके 20 दुश्मन थे। सबसे बड़ा दुश्मन माझा गुज्जर था और फिर पुलिस थी। वो किसी भी वक्त पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो सकता था या गोलियों का निशाना बन सकता था। ऐसी सूरत में मरियम और रजिया बेसहारा हो जाती। शारिक की लाउबाली तबीयत देखते हुए समीना ने ये जिम्मेदारी अपने सर ली थी कि उसके या शारिक के बाद ये माँ बेटी बेसहारा न हो जाएं। इसलिए उसने हाजी अब्दुल्ला से रजिया के नाम कोठी ट्रांसफर करवाने के लिए मुतालबा किया था। शादा चाय लेकर आ गई। समीना चाय की चुस्कियां लेते हुए भी यही कुछ सोचती रही। उस वक्त 10 बजने वाले थे और जिस जगह समीना बैठी हुई थी वहां भी अब धूप आने लगी थी। उसने शादा की तरफ देखा जो करीब ही घास पर बैठी हुई थी। समीना कुर्सी से उठते हुए बोली, हाँ तो तुम्हारा दोपहर के खाने का मसला है। रोज रोज का ये मसला तो बड़ा पेचीदा है। कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि माँ जी के पास चली जाओ, वही निमट सकती हैं इस मसले से। शादा ने उसके हाथ से खाली कप लेते हुए कहा, जी वो कहती हैं समीना बीबी से पूछा करो। समीना बोली, नहीं माँ जी से ही जाकर पूछो। शादा बोली, अच्छा जी, और वो कप लेकर बरामदे में चली गई। समीना अब पौधों की क्यारियों के पास बैठ गई और क्यारियों में सूखे हुए पत्ते निकाल निकाल कर एक तरफ डालने लगी। उसे एक और मसरूफियत मिल गई थी। क्यारियां साफ करने के बाद उसने रबर पाइप उठा लिया और पौधों को पानी देने लगी। लॉन और पौधों को पानी देना खादिम की जिम्मेदारी थी। वो रोजाना सुबह सवेरे पानी दिया करता था।
समीना ने कल से खादिम की ड्यूटी रजिया के साथ लगा दी। इस तरह कल भी पानी नहीं दिया जा सका था और आज भी, इसलिए समीना ने ये जिम्मेदारी भी संभाल ली और पौधों को पानी देने लगी। 11 बजे के लगभग शादा की आवाज सुनकर उसने पाइप घास पर ही छोड़ दिया और नलका बंद करके अंदर आ गई। शारिक अभी अभी सोकर उठा था और हॉल कमरे में आकर बैठा था। समीना ने पूछा, क्या बात है, रात को घोड़े बेचकर सोए थे क्या? शारिक बोला, कुछ ऐसी ही बात है। कई रोज बाद आज पहली मर्तबा इस कदर सुकून और इत्मीनान की नींद सोया हूँ। समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, इससे पहले कोई जहनी उलझन थी क्या? शारिक बोला, हाँ, सोचता रहता था कि माँ जी या रजिया के नाम कोई जायदाद खरीद ली जाए, मगर हमेशा सोच कर ही रह जाता था। लेकिन तुमने मेरी ये मुश्किल हल कर दी, इन्हें कम से कम छत तो मिल जाएगी। समीना बोली, मैं इन्हें और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, तुम तैयार होकर नाश्ता करो, मैं नौलखे को जगाती हूँ, वो भी नाश्ता कर ले तो उसे एक जरूरी काम से भेजना है। नौलखे की आवाज आई, नौलखा जाग रहा है समीना बीबी। समीना ने मुड़कर देखा, वो अपने कमरे से निकलकर उसी तरफ आ रहा था। समीना बोली, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ, तुम्हें एक काम से भेजना है। मैं ऊपर अपने कमरे में हूँ, तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। ये कहते हुए समीना सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे के बाद नौलखा समीना के सामने मौजूद था। वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जी समीना बीबी, क्या जरूरी काम है? समीना बोली, तुम मुजंग चले जाओ, वहां की खैर खबर मालूम करो, गामे से पता करो कि वो अपना काम कब तक शुरू कर रहा है। नौलखे ने कहा, बेहतर है समीना बीबी। समीना बोली, उससे कहना कि जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त करे। मैं चाहती हूँ कि हमारे अफगानिस्तान जाने से पहले उसका काम सेट हो जाए, ताकि हमारे बाद उन लोगों को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। नौलखा बोला, ठीक है समीना बीबी, मैं उसे समझा दूंगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। समीना कुछ देर शारिक के पास बैठी रही, फिर मरियम के कमरे में आ गई। शादा सब्जी गोश्त वगैरह लेने के लिए बाजार जा चुकी थी। समीना ने उसके पास बेड पर बैठते हुए पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? मरियम बोली, तबीयत तो ठीक है, लेकिन पता नहीं उदासी क्यों लग रही है। समीना बोली, 1-2 दिन बाद उदासी भी खत्म हो जाएगी, पड़ोसनों से बातें करके दिल बहला रहेगा और वक्त भी गुजर जाएगा। कल बाईं तरफ तीसरी कोठी के गेट पर मैंने आप ही की उम्र की एक खातून को खड़े देखा था। बज़ाहिर तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं, आप जाइए उनसे मिलिए, मोहल्ले में जितने लोगों से ताल्लुकात होंगे उतना ही अच्छा होगा। मरियम बोली, एक मोहल्ले में पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाए थे ना, क्या हुआ? जिस तरह हम लोग वहां से निकले हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? मरियम के लहजे में उदासी थी। समीना बोली, मुझे अफसोस है माँ जी, मेरी वजह से आपको ये ज़हनी अजियत उठानी पड़ी। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, वो पराया मकान था और एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता, लेकिन ये आपका अपना मकान है, आपका घर है। मरियम ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, बोली, मेरा मकान? समीना बोली, मेरा मतलब है आपके बेटे का। मरियम ने कोई जवाब न दिया। समीना भी खामोश बैठी रही। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी बातों से मरियम की उदासी में और इजाफा हो गया था। तकरीबन 2 घंटे के बाद नौलखा वापस आ गया। वो खासा बदहवास लग रहा था। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, क्या बात है नौलखे, खैरियत? नौलखा बोला, खैरियत नहीं है समीना बीबी। समीना ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बात है, जल्दी बताओ। नौलखा बोला, आज रात पिछले पहर राजू को कत्ल कर दिया गया है, गामा भी डेरे से गायब है। समीना चीखी, क्या कह रहे हो? नौलखे ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ समीना बीबी, मैं जब वहां पहुंचा तो डेरा खाली पड़ा था। एक जगह खून के धब्बे देखकर मैं चौंक गया। इसी दौरान गली के 2-3 आदमी आ गए। उन्होंने बताया कि रात के पिछले पहर कुछ लोगों ने डेरे पर हमला कर दिया था, जिसमें राजू मारा गया और गामा गायब है। शुबह है कि हमलावर उसे पकड़कर साथ ले गए हैं। पुलिस सुबह सवेरे वहां पहुंची थी। उन्होंने राजू की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन इससे आगे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। समीना बड़बड़ाई, हमलावर कौन हो सकते हैं? नौलखे ने कहा, माचे गुज्जर की पार्टी के अलावा और कौन हो सकते हैं? वैसे मैंने पता कर लिया है, माचा गुज्जर आजकल रावी के दूसरी तरफ अपनी बहन के घर में रह रहा है। समीना बोली, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। शारिक कहाँ है? नौलखा बोला, वो तो अपने कमरे में नहीं है। शादा ने बताया था कि शारिक बाबू तकरीबन आधा घंटा पहले बाहर गया है। समीना बोली, तुम्हें माचे गुज्जर की बहन का घर मालूम है? नौलखा बोला, नहीं जी, लेकिन मेरा ख्याल है मौलवी हमीद को मालूम होगा। वो हमारे साथ मिलने से पहले काफी अरसा माचे गुज्जर के साथ रहा है। समीना बोली, तुम इसी वक्त जाओ और मौलवी हमीद को बुला कर लाओ, अपने साथ लेकर आना, कहना बहुत जरूरी काम है। नौलखा बोला, ठीक है मैं जाता हूँ, और वो बाहर चला गया। समीना हॉल कमरे में बैठ गई। उसने शादा से कहकर चाय मंगवाई और इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में सोचने लगी। इसमें कोई शुबा नहीं था कि मुजंग वाले डेरे पर हमला माचे गुज्जर ने ही किया होगा। उसने सिद्दीके के कत्ल का बदला लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। राजू उसी के हाथों मारा गया था और गामा लापता था। गामा अगर वहां से भागने में कामयाब हो जाता तो किसी न किसी तरह यहाँ जरूर पहुंच जाता, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच सका था, जिसका मतलब था कि वो माचे गुज्जर के हाथ लग गया था। गामे पर समीना को पूरा एतमाद था। अगर माचा गुज्जर उसकी खाल भी उतार देगा
तो गामा शारिक और समीना के किसी ठिकाने के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन समीना की नजरों में सबसे अहम मामला ये था कि गामे को उनके रहमो करम पर भी नहीं छोड़ा जा सकता था। शादा चाय लेकर आई तो समीना ने उससे शारिक के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि शारिक तकरीबन आधा घंटा पहले कहीं चला गया था और कुछ बताकर भी नहीं गया था। गाड़ी पोर्च में खड़ी थी, जिसका मतलब था कि वो या तो किसी टैक्सी पर गया था या कहीं ज्यादा दूर नहीं गया था। 2 बजे के लगभग शारिक वापस आ गया। समीना ने उसे सूरत हाल से आगाह किया तो वो अफसरदा से लहजे में बोला, मुझे पता चल गया है, मैं डेरे पर ही गया था और थाने भी। पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर की बातों से जाहिर होता है कि वो हमला आवरों के बारे में जानता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। समीना बोली, कार्रवाई तो हम करेंगे। राजू मारा गया, गामा उन लोगों के कब्जे में है, हम उसे उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शारिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, बोला, तुम कुछ ज्यादा ही एक्टिव नहीं हो रही, तुम कार्रवाई किसके खिलाफ करोगी? समीना बोली, माझे गुज्जर के अलावा और कौन हो सकता है? शारिक ने गहरा सांस लिया, बोला, वो तो न जाने किस बिल में छुपा बैठा है। समीना बोली, मैंने उस बिल का सुराग लगा लिया है और आज रात उसे बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगी। शारिक ने उसे घूरा, बोला, क्या मतलब? तुमने उसका सुराग कैसे लगा लिया? कहाँ है वो? समीना बोली, दरिया के उस पार अपनी बहन के घर। मौलवी हमीद यहाँ आने वाला है, उससे पता चल जाएगा कि उसकी बहन का घर कहाँ है। तकरीबन 1 घंटे के बाद नौलखा और मौलवी हमीद आ गए। मौलवी हमीद ने बताया कि माझे गुज्जर की बहन का घर कहाँ है। समीना बोली, गुड, अब ये तस्दीक करना बाकी है कि माझा गुज्जर वाकई वहाँ है या नहीं, और ये कि उस घर में कितने अफराद हैं। मौलवी हमीद ने कहा, यह भी मालूम हो जाएगा। मेरा एक रिश्तेदार उसी इलाके के जमींदार अब्दुल लतीफ के पास काम करता है। कुछ अरसे पहले माझे गुज्जर के बहनोई को कत्ल कर दिया गया था। उसकी बहन को शुबा है कि कत्ल लतीफ और उसके आदमियों ने किया था। उनका केस अदालत में चल रहा है। मेरे रिश्तेदार कदीर का नाम भी मुबैना मुल्जिमान में शामिल है। कदीर ये मालूम कर लेगा कि माझा गुज्जर वहाँ है या नहीं। समीना बोली, आज शाम से पहले पहले हमें ये मालूम करना है। मौलवी हमीद ने कहा, मालूम हो जाएगा, मैं अपने भांजे को भेजता हूँ, वो शाम तक सब कुछ मालूम कर लेगा। समीना बोली, तो ठीक है, तुम अभी चले जाओ और अपने भांजे को वहाँ भेज दो। मौलवी हमीद फौरन ही रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद समीना, शारिक और नौलखा आपस में बैठे तबादला ख्याल करते रहे। थोड़ी ही देर के बाद रजिया भी यूनिवर्सिटी से वापस आ गई और फिर वो सब लोग बैठ कर खाना खाने लगे।